So the topic which we are going to start right now is chemical bonding. तो देखो यार chemical bonding के अंदर just एक overview देता हूँ what we are going to do, why is it important. We'll start with the octet rule or the Lewis theory. उसके बाद we'll move on to type of bonds. Then we'll move on to the valence bond theory. Moving on to hybridization. Moving on to Vesper theory. Then we'll move on to some deviation in ionic compounds, deviation in covalent compounds, ionic bonds and covalent bonds. Then some other type of bonds, some other type of interactions. Then MOT, which is the molecular orbital theory, and finally we will deal with some special questions. So this is what we are going to do. लिखने की जरूरत नहीं है इसे, ये हम करने वाले हैं. देख लो अगर किसी को दिख नहीं रहा तो, है ना. बॉन्डिंग एज सच देखो बहुत जरूरत क्यों पड़ती है हमको करने की, क्योंकि चाहे तुम ऑर्गेनिक का कोई भी चैप्टर लो या फिर आगे इनऑर्गेनिक भी पढ़ोगे, दिस चैप्टर इज अ फंडामेंटल. तुमसे मैं पूछूंगा बाद में कि देखो काफी एक्सप्लेनेशन तुम पूछोगे ऐसा कैसे हुआ, तो मैं कह दूंगा कि इसलिए हुआ क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, सो आई विल यूज द टर्म हाइब्रिडाइजेशन. या फिर मैं कहूंगा कि इसमें ओवरलैपिंग अच्छे से नहीं हो रही है. ये बहुत बार तुम्हें एक्सप्लेनेशन सुनने को मिलेगा. ठीक है, तो ये जो चैप्टर्स है मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. दूसरी बात, काफी बार तुम्हारे मन में सवाल उठेगा जब ये चैप्टर करोगे, हमें कैसे पता लगेगा कैसा हो रहा है. Rather than that, the approach is देखो ये this is a subject which is based on knowledge. Periodic properties में भी बहुत बार लोगों का सवाल उठता है, ऐसे कैसे आपने बोल दिया, ऐसे कैसे एक्सेप्शंस है. तो देखो एक लैंग्वेज है यार ना, ए के बाद बी क्यों आता है, सी क्यों नहीं आता है. लॉजिकली तो सी भी आ सकता है, बट ठीक है. तो देखो यार मैं फिर से कह रहा हूँ थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना. पहले से मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ चैप्टर के लिए ना, फ्लेक्सिबल इन द सेंस कि ऐसे रिजिड मत होना कि कुछ सीखना ही नहीं है. हमारे हिसाब से तो ये होना चाहिए. बहुत बार ऐसा होगा कि तुमको लगेगा कि यार ऐसे कैसे हर बार चेंज कर देते हैं, तो चेंज नहीं करते यार. एक नॉलेज बेस्ड सब्जेक्ट के अंदर तुम्हें बहुत सारी नॉलेज चाहिए होती है एट टाइम्स. I will try to explain most of the things, but again, knowledge and observations will always dominate. Are we clear? Yes, sir. Okay. So let's start the chapter then. इसको मिटाऊं क्या? ये लिखने की जरूरत नहीं हो सकती है ना. सबसे पहले अगर बॉन्ड कोई फॉर्म हो रहा है तो इंपॉर्टेंट चीज है कि बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है. हमको पता लगना चाहिए कि कैसे हम ल्यूइस डॉल्स स्ट्रक्चर्स, हमने बनाया क्या बचपन में ल्यूइस डॉल्स स्ट्रक्चर्स? ऐसे बनाया था क्या बचपन में कभी किसी ने? कार्बन की 4 वैलेंसी होती है तो ये 4 इलेक्ट्रॉन. ये तो किया होगा यार. ऐसे किया था क्या? अच्छा डॉट क्रॉस ऐसा कुछ किया था क्या? Yes, sir. Yes, sir. फिर हम कहते थे कि ये एक बॉन्ड बन जाएगा, ये एक बॉन्ड बन जाएगा, ये एक बॉन्ड बन जाएगा. सबने ये किया था राइट. तो मैं कह रहा हूँ कि ये मैं तुम्हें फिर से बताऊंगा, बट अभी के लिए इतना समझ लो कि मान लो तुम्हें पता है. तो ल्यूइस साहब ने क्या कहा था, उन्होंने एक चीज दी ऑक्टेट रूल. एंड अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल, whenever in any compound, if octet of every element is satisfied, then we can say the compound is stable. या फिर that form of the compound will be stable in which the octet of all the elements participating are filled. And what is octet? Outermost shell में 8 electrons. सबको ये बात समझ में आती है क्या? Yes, sir. या फिर हम ये कह सकते हैं कि जिन for every element if you achieve a noble gas configuration. Yes, तो sir. समझ में आता है क्या noble gas configuration क्या होता है? Atomic structure पढ़ा है सबने? Yes, sir. तो अगर सपोज नीचे वाली चीज है, अरे यस सर इतना चिल्लाओ मत यार ना. तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जैसे कि हीलियम है, तो सपोज लिथियम है, वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके कोशिश करेगा कि हीलियम जैसा बन जाए, राइट? Yes, sir. और कोई और होगा तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करके कोशिश करने का कि नियॉन जैसा बन जाए. एग्जांपल दे रहा हूं मैं सिर्फ, राइट? सो अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल, व्हेनेवर इन एनी कंपाउंड इफ ऑक्टेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन द बॉन्ड फॉर्मेशन इज फुलफिल्ड और इज कंप्लीटेड, द कंपाउंड इज स्टेबल. फॉर एग्जाम्पल इसमें देखो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7 8. तो कार्बन का ऑक्टेट फुलफिल्ड है क्या? Yes, sir. है ना. ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स राइट.
ऑक्टेट में लिख देता हूँ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। जैसे कि मैंने ले लिया फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आई टेक अमोनिया, या फिर सपोज और इजी एग्जाम्पल लेते हैं तो सपोज लेता हूँ CO2। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका ऑक्टेट फुलफिल्ड है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, ये समझ में आता ना सबको? यस सर। 1 2 3 4, ऑक्सीजन गैस कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, तो 2 तो बॉन्ड फॉर्मेशन में और बाकी 4 ऐसे बच गए। तो नाउ लेट्स कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर ऑक्सीजन। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स। लेट्स कैलकुलेट हियर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन। तो तीनों का ऑक्टेट फुलफिल्ड है, राइट? यहां तक क्लियर है क्या सब? इसको नोट करो, फिर हम इसका एक्सेप्शंस देखते हैं क्या होता है। नोट करो इसे। सी बट देयर विल बी एक्सेप्शंस, है ना? जैसे कि सबने नोट कर लिया क्या इसको? यस सर। बताओ इसे। यस सर। एक्सेप्शंस देखो कैसे होंगे। पहला एक्सेप्शन होगा इन केस ऑफ ड्यूप्लेट फॉर्मेशन, जैसे कि हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है। इनके पास ऑक्टेट कभी फुलफिल्ड होगा ही नहीं, क्योंकि इनका नियरेस्ट जो एटम होगा जो अप्रोच करेंगे वो कौन सा होगा? हीलियम, जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 आउटर मोस्ट शेल में। तो इनके लिए ऑक्टेट का कोई मतलब नहीं है। ये बात सबको समझ में आती है क्या? यस सर। सेकेंड इज द एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट। ये अच्छी चीज है, देखो यार, है ना? जैसे कि बताता हूं SF6, सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में? सल्फर और ऑक्सीजन एक ग्रुप में, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6, और SF6 यानी कि 6 फ्लोरीन्स। तो फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6, फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6, फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6। देखो हर फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है, चेक करो। 1 2 3 4 5 6 7 8, और ऐसे सारे फ्लोरीन है, उनका सारे फ्लोरीन्स का ऑक्टेट कंप्लीट है। जस्ट काउंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर सल्फर। कितने इलेक्ट्रॉन है? कैलकुलेट करो। मोर देन 12। अरे एक 6 बॉन्ड्स बन रहे हैं, 14 कैसे होगा? 6 into 2 is 12, राइट? यस सर। तो 12 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसके अंदर देखो, सुन लो, इसके अंदर क्या हो रहा है? जो मैक्सिमम ऑक्टेट होता है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा संभव है? हाँ, ऐसा पॉसिबल है। सल्फर के केस में है। क्यों? क्योंकि सल्फर का अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या आएगा? सल्फर ऑक्सीजन वाले ग्रुप में। तो सल्फर के पास क्या होगा? सल्फर हैव वेकेंट d ऑर्बिटल्स। तो देखो सल्फर थर्ड पीरियड में लाई करता है ना? 1 2 3 थर्ड पीरियड। तो इसके कॉन्फ़िगरेशन में थर्ड पीरियड यानी कि थर्ड शेल, राइट? n बराबर 3, तो उसमें 3s 3p 3d तीनों आते हैं ना? अच्छा, तो अगर इसको अपना ऑक्टेट एक्सपैंड करना है तो ये कर सकता है, क्योंकि इसके पास जो 3d ऑर्बिटल्स है वो पूरे के पूरे खाली है। अच्छा, अब यही फैसिलिटी अगर मैं सवाल पूछता हूं कि सपोज एक क्वेश्चन तुमसे पूछा मैंने कि ClF3 exists but FCl3 does not. Explain. मैंने तुम्हें एक ऑब्जर्वेशन दे दिया कि ऐसा होता है, बताओ क्यों? देखो कभी भी तुम्हारे पास अगर, सुन लो, एक मिनट सुन लो, बता रहा हूं। कभी भी तुम्हारे पास कभी अगर वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं एंड वेकेंट d ऑर्बिटल्स, यानी कि सेकंड पीरियड वाले लोग तो कभी कुछ कर ही नहीं पाएंगे एक्सपैंड ऑक्टेट। क्यों? डी ऑर्बिटल 2s होता है, क्योंकि 2s होता है, 2p होता है, 2d तो नहीं होता है ना? तो वेकेंट d ऑर्बिटल कभी होंगे ही नहीं, क्योंकि सेकंड पीरियड में 2s ही हो सकता है और 2p हो सकता है। यस सर। तो अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि क्या ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकता है? नो सर। नो। क्या फ्लोरीन कर पाएगा? नो सर। अच्छा, क्या क्लोरीन कर पाएगा? यस सर। यस सर। क्योंकि क्लोरीन थर्ड पीरियड में लाया पड़ता है, तो उसके पास क्या होता है? वेकेंट 3d ऑर्बिटल्स। ये बात सबको समझ में आती है क्या? यस सर। जब भी वेकेंट ऑर्बिटल्स होंगे तो उसके पास कैपेसिटी होती है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने की, जबकि अगर वेकेंट इलेक्ट्रॉन्स, तुम्हारे पास वेकेंट ऑर्बिटल्स नहीं है तो तुम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट नहीं कर सकते हो। ये बात सबको समझ में आती है क्या? यस सर। अच्छा, अब करके देखते हैं कैसे। ClF3 वाला इक्वेशन करके देखते हैं। ट्राई करो एक बार, कैसे करेंगे? देखो यार,
Cl(F3) क्लोरीन गैस कितने इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में? 7। तो 1 2 3 4 5 6 7। जब Cl(F3) बनेगा तो कैसा होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। फ्लोरीन का ऑक्टेट पूरा है। 1 2 3 4 5 6 7 8। So how many number of electrons do chlorine have in this case? 10. So we can say, if I say this is A, and suppose I draw a second structure FCl3, 1 2 3 4 5 6 7. So in this case, this has 10 electrons. I say B. So I can say A is possible, but B is not possible. Q? Because when I write A, in A, chlorine can expand its octet due to availability of vacant 3d orbitals. Thus, Cl(F3) can be formed. However, in B, fluorine cannot expand its octet due to unavailability of vacant d orbitals. Thus, FCl3 cannot be formed. सबको आती है क्या बात समझ में? तो देखो अगर क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो कैसा आएगा कॉन्फ़िगरेशन क्लोरीन का? 1s2 2s2 3s2 3p5 राइट? बट इसके बाद 3d इलेक्ट्रॉन्स जो है पूरे वेकेंट है ना? Yes, sir. जबकि इसमें देखो फ्लोरीन में क्या आएगा? 1s2 2s2 2p5। तो यहाँ पे कोई भी 3d इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे। ये बात समझ में आती है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Sir, इसको नोट कर लो। sir, हाँ यार बोलो। sir, 3B के बाद में वो 4S में नहीं जाएगा? नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन का फिलिंग कैसे होगा। मैं कह रहा हूँ अगर थर्ड शेल है तो थर्ड शेल जैसे कि n बराबर 3, उसके अंदर s p और d तीनों होंगे ना? इलेक्ट्रॉन्स फिल 4s में पहले होंगे। वो बात सही कह रहे हो तुम। बट मैं कह रहा हूँ कि उसके पास अवेलेबिलिटी है अपने थर्ड शेल के अंदर कुछ खाली इलेक्ट्रॉन्स रखने की, क्योंकि उसके पास कुछ वेकेंट ऑर्बिटल्स ऑलरेडी पड़े हैं। फ्लोरीन के अंदर आउटर मोस्ट शेल क्या है? n बराबर 2। उसमें कितने टाइप के ऑर्बिटल्स हैं? 2, s और p। जबकि क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल में क्या है? n बराबर 3। तो कितने ऑर्बिटल्स हैं? s p और d पूरे खाली पड़े हैं। तो इन दैट केस इट कैन अकोमोडेट दोज इलेक्ट्रॉन्स। ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. मैं ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स की बात कर रहा हूं। क्लियर है ये बात? हाँ, sir. Excuse me, sir. हाँ लोन पेयर जाएगी या शेयर? नहीं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जो है लोन पेयर्स, बॉन्ड पेयर्स नहीं। बॉन्डिंग तो अपने इलेक्ट्रॉन्स ही करेगा वो। वैसे अपन इसके अंदर एक चीज और करेंगे, हम बैक बॉन्डिंग करेंगे, p पाई d पाई बैक बॉन्डिंग, जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स ये वाले होंगे ये अनफिल्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं, अनफिल्ड डी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनसे बॉन्डिंग करते हैं। बताऊंगा मैं कैसे अकोमोडेट करता है। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है ना लोन पेयर, ये जाएंगे उसके अंदर। See, we will cover a lot of questions which will be solving all your doubts. But the problem is, इस चैप्टर के अंदर स्टार्टिंग से इतने डाउट आते हैं लोगों को। जस्ट मैं एक डिस्क्लेमर ये दे रहा हूँ यार कि थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी शुरू में, क्योंकि बहुत नॉलेज वाली चीज है ये। बट इसीलिए मैंने इसमें लास्ट में एक सेशन दिया है क्वेश्चंस के ऊपर, है ना? वी विल डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, जो भी वैरायटी आ सकती है। तो फिर उसके बाद तुम अटकोगे नहीं, तो थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। क्लियर है क्या ये बात? मैं कोशिश करूंगा सब कुछ क्लियर कर, है ना? चलो यार नोट कर लो। देखो एट टाइम्स ऐसा भी होगा कि अपन आगे जाके पढ़ेंगे, ऑक्टेट रूल में एक और फ्लो होता है, जैसे कि कोई ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स हैं। क्या होते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स? जैसे कि मैं लेता हूं NO2। चलो यार ये बाद में करेंगे ऑड इलेक्ट्रॉन, अभी दूसरी चीज करते हैं ना, ये बाद में कवर हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। सबसे पहले जो अपन, अच्छा व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड? कब बनता है बॉन्ड? क्या होता है बॉन्ड? बहुत सिंपल है, बचपन से आज तक पढ़ रहे हो ना, बॉन्ड बॉन्ड बॉन्ड। क्या होता है बॉन्ड? हाँ यार बताओ। Chemical bonding occurs due to three reasons. First is due to to achieve stability. ठीक है। Second is to remove its electrical charge. Because once ठीक it है। has stability, there will be a charge. And third for thermal stability. थर्मल स्टेबिलिटी मतलब तुम कह रहे हो कि वो चीज अगर थर्मली स्टेबल है तो बन जाएगी, ऐसा? So, for example, in some compounds, there will be a displacement reaction due to which
there is no need. Actually, there is no need for here to remove its charge, but still the reaction happens, and हाँ, देखो जो तुम बोल रहे हो हमेशा सही नहीं है। एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन क्या है बॉन्ड की, कि अगर कभी किसी दो चीजों के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो इसके पीछे फोर्स क्या होती है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आफ्टर द बॉन्ड फॉर्मेशन जो चीज बनेगी या फिर जो मॉलिक्यूल बनेगा उसकी एनर्जी शायद लोअर होगी कंपेयर टू इनिशियली। सपोज ये है ए है, ये बी है, दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन गया ए बी, तो ए बी जो बना है इसकी एनर्जी ए और बी दोनों से कम होगी, तभी तो ज्यादा स्टेबल होगा, तो क्यों बनेगा, right? Yes, sir. So one very important condition for the bond formation is if you are taking a molecule, it is formed, then the energy of the molecule is going to be lower than the energy of the individual atoms. Are we clear? Yes, sir. और एक बॉन्ड क्या है? बॉन्ड कुछ नहीं है, इंटरैक्शंस है ना। इस ए और इस बी के बीच में कुछ इंटरैक्शन हुआ इस प्रकार कि जब ये आपस में अब जुड़ रहे हैं तो ज्यादा स्टेबल है, बस और कुछ भी नहीं है। अब ये डिफरेंट टाइप के इंटरैक्शंस पॉसिबल हो सकते हैं। ये बात सबको समझ में आती है क्या? Yes, sir. अच्छा, अब बहुत सारी थ्योरीज दी हुई होती है कि कैसे ये इंटरैक्शंस होते हैं। काफी लोग कहते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सही है, काफी लोग हाइब्रिडाइजेशन के कांसेप्ट देते हैं, फिर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे। तो ये इंटरैक्शन किस प्रकार से होते हैं इसके लिए बहुत सारी थ्योरीज है। बट अगर मैं कहता हूं कि अगर इंटरैक्शन हो चुका है तो जो टाइप ऑफ बॉन्ड्स बनते हैं वो क्या है, पहले हम वो स्टडी करेंगे, देन वी विल मूव ऑन कि हाउ डू यू एक्सप्लेन दीस इंटरैक्शंस। आर वी क्लियर? Yes, sir. Okay, so starting with the first type of bond, which is ionic bond or electrovalent bond. मान लो एक, देखो यार, अगर एक ionic bond है A और B के बीच में, तो क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए जिससे कि ionic bond बने? पहली बात कि इनमें से एक एलिमेंट इलेक्ट्रो पॉजिटिव होना चाहिए बहुत ज्यादा, और दूसरा एलिमेंट क्या होना चाहिए? हाईली Electronegative. ये सबको समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. अच्छा, दूसरी बात, अगर ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन देने की। Yes, Yes, sir. और बी की टेंडेंसी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन लेने की, Yes, sir. है ना? जैसे कि मान लो कि ये एक बच्चा है, इसको चॉकलेट चाहिए, और ये एक बूढ़ा आदमी, इसको डायबिटीज हुआ है और उसके पास चॉकलेट है, तो बूढ़ा आदमी की टेंडेंसी होगी कि चॉकलेट देगा, और बच्चे की टेंडेंसी होगी चॉकलेट लेने की। अच्छा, बूढ़ा आदमी अगर चॉकलेट देगा तो उसने पुण्य का काम किया हुआ है, पुण्य यानी कि प्लस साइन, और इस बच्चे ने चॉकलेट ली तो उसने पाप किया है, तो उसके ऊपर माइनस आ जाएगा ना। और चॉकलेट कहां से जा रही है? ए से बी की तरफ। इसके अंदर क्या हो रहा है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम more electropositive to less to electronegative, from electropositive to electronegative element. ये बात सबको समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. तो इस टाइप का बॉन्ड जब फॉर्म होगा, बाद में लिख लेना यार, पहले सुन लो, लिखने के लिए पूरी जिंदगी है हमारे पास, है ना? तो अगर मैं कहता हूं कि ऐसा एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है जिसके अंदर कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के अंदर, तो इसमें एक बात, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो रही, क्या हो रहा है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बात सबको ध्यान रहेगी क्या? Yes, sir. Yes, sir. और दूसरी कंडीशन मैंने क्या बताई कि एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना चाहिए, दूसरे को इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, ये भी ध्यान रहेगा। Yes, sir. अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछता हूं और कंडीशंस क्या हो सकती है? जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए या कम? अगर आयोनिक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए या कम? कम, ताकि बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर जाए, राइट? Yes, sir. तो मैं लिख सकता हूं कि द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मस्ट बी लो। अच्छा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, Electron affinity high. Electron affinity high. the electron affinity of the electronegative element should be High. अच्छा, ये दोनों मिलकर एक बॉन्ड बना रहे हैं AB, तो लैटिस एनर्जी लो होनी चाहिए या हाई? क्या होता है लैटिस एनर्जी? High. लैटिस एनर्जी क्या होता है? याद आता है कि भूल गए? Bond of 1 mole of compound.
देखो A प्लस और B माइनस आपस में कंबाइन करके क्या देंगे, AB सॉलिड, और ये दोनों किस में होने चाहिए, गैसियस स्टेट में होने चाहिए, याद है। और जितनी एनर्जी रिलीज होगी इस प्रोसेस के अंदर उसको हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। तो अगर मैं कह रहा हूं कि एक AB बॉन्ड, देखो A प्लस और B माइनस कंबाइन करके AB बना रहा है, तो लैटिस एनर्जी जो रिलीज हो रही वो ज्यादा होनी चाहिए या कम? हाय। क्यों? कम होनी चाहिए? नहीं, ज्यादा होनी चाहिए ना। जितनी एनर्जी रिलीज होगी उतना AB स्टेबल होगा। यस सर। So we can say that the lattice energy of AB solid must be high. यहां तक सबको समझ में आ रहा है क्या? So what are these? These are the conditions for हाँ बिल्कुल सही बोल रहे। यहां तक सब कुछ आ गया क्या समझ में? यस सर। है ना? तो इसको नोट कर लो फटाफट। हाँ एक बात तो बहुत ऑब्वियस है ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए दोनों के बीच में। सर लैटिस एनर्जी के लिए एटम शुड बी इन गैसियस स्टेट, सर आपने बताया अभी। हाँ तो सर सही बोल रहे इन केस ऑफ NaCl, हाँ तो Na+ पहले सोडियम से सोडियम प्लस बनेगा गैसियस स्टेट के अंदर, और उसके अंदर एनर्जी रिलीज होगी, वो कितनी होगी, आयनेशन एनर्जी IE। याद आया क्या? यस सर। है ना? Na सॉलिड टू Na+ गैस जो एनर्जी आएगी वो क्या होगी, IE। बॉर्न हेबर साइकिल याद आया कुछ? यस सर। उसमें करते हैं ना पहले, अब कुछ याद आ गया क्या सब कुछ? यस। इसको मिटाया जाए क्या? यस सर। देखो उसके अलावा अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि बताओ प्रॉपर्टीज क्या होंगी इनकी। देखो यूजुअली इनके अंदर ओवरलैपिंग काफी अच्छी होती है, तो ज्यादातर तुम देखोगे कि यूजुअली द आयोनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट और समटाइम्स इन सॉल्यूशंस, बट नॉट गैसियस स्टेट, क्योंकि इंटरैक्शन जितना स्ट्रांग होगा उतने मॉलिक्यूल्स पास में होंगे तो सॉलिड स्टेट में रहेंगे, एज सॉलिड एग्जिस्ट करते हैं। काफी बार सॉल्यूशन के अंदर बहुत स्टेबलाइज हो जाते हैं क्योंकि ये पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो दे डिसॉल्व वेरी वेल इन पोलर सॉल्वेंट्स। जैसे कि पानी, NaCl डालोगे पानी में एकदम अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा वो ना। तो एक वो दूसरी बात भी ध्यान रखना कि डिसॉल्व इन क्यों होता है पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व, क्योंकि देखो इनमें भी एक पोलैरिटी है। व्हाट इज पोलैरिटी? प्लस माइनस। सेल पे होता है ना प्लस माइनस, तो सेल पोलर होता है, राइट? तो जब इसको तुम सपोज तुमने अगर हाइड्रेशन एनर्जी पढ़ा है, याद आया क्या हाइड्रेशन एनर्जी? यस सर। तो जैसे ही इसको पानी में डालोगे बन जाएगा Na+। मान लो NaCl इज एन आयोनिक कंपाउंड, राइट? NaCl को पानी में डाला, Na+ चारों तरफ से पोलर मॉलिक्यूल से गिर जाएगा, यस सर। और Cl- भी गिर जाएगा, राइट? कुछ याद आ रहा है क्या? तो क्या Yes, होगा, sir. देखो जो चीज पोलर होती है वो पोलर सॉल्वेंट में बहुत इजीली डिसॉल्व होती है। लाइक डिसॉल्व्स लाइक। अगर कोई चीज पोलर है तो वो पोलर में डिसॉल्व होगी, अगर कोई चीज नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर में डिसॉल्व होगी। ये बात समझ में आती है सबको? यस सर। अच्छा, उसके अलावा जनरली गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दे शो आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है? हाँ, जैसे कि मैं कहता हूं कि FeSO4.7H2O है, तो एक दूसरा क्या है, MgSO4.7H2O। मैग्नीशियम इज आइसोमॉर्फस टू आयरन, या वी कैन से Fe इज आइसोमॉर्फस टू Mg। तो ऐसे काफी स्ट्रक्चर सेम टाइप दिखेंगे तुम्हें। ये बात सबको समझ में आती है क्या? ये कैरेक्टरिस्टिक है, और कुछ नहीं है ना। उसके अलावा अगर पूछो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में, क्या होगा? Solutions conduct. Sir, low in solid state, high in fused or dissolved state. डिसॉल्व स्टेट में होगी और उसके अलावा नहीं होगी, है ना? Sir, fused state. In molten state. मॉल्टन स्टेट में होगी या नहीं होगी? होंगी। क्यों? Ions. हाँ, वेरी गुड। तो अगर मैं इनका मोल्टन स्टेट लेता हूं या फिर इनको सॉल्यूशन स्टेट में अगर लेता हूं तो क्या होगा? इन मोल्टन स्टेट और सॉल्यूशन स्टेट वेरी गुड कंडक्टर्स। व्हाई? Ions are formed, positive and negative. ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। Ions. जबकि अगर मैं लेता हूं एज सॉलिड्स क्या होगा? वेरी वेरी अच्छा,
बहुत छोटी सी कंडक्टिविटी भी क्यों होती है? होनी नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ डिफेक्ट्स होते हैं। आइडियली एक सॉलिड में ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ सोडियम, जैसे सोडियम क्लोराइड का एक सिस्टम ले लिया तुमने, तो NaCl की क्रिस्टल में ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ Na और Cl होंगे, कुछ इंप्योरिटीज भी होंगी। तो उन डिफेक्ट्स के कारण काफी बार इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो जाते हैं। तो इसलिए थोड़ी बहुत जो कंडक्टिविटी आती है वो उन डिफेक्ट्स के कारण आती है। बात सबको समझ में आती है क्या? यस सर। अगर मैं तुमको सवाल पूछता हूँ कि बताओ, मैंने NaCl को एकदम आइडियल मान लिया विद नो डिफेक्ट्स, तो क्या कंडक्टिविटी होगी? अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो क्या होगा? जीरो। नो कंडक्टिविटी। ठीक है, बट आइडियल कोई चीज होती ही नहीं है सच, है ना? तो जनरली थोड़ी बहुत तुम्हें दिख जाएगा कि करंट फ्लो होता है उनके अंदर, क्योंकि थोड़े बहुत डिफेक्ट्स रहते हैं हमेशा। आगे क्लियर? यस सर। सबको समझ में तो आ रहा है ना? पास तो नहीं जा रहा हूँ बहुत मैं? तो है सॉलिड्स वेरी लिटिल कंडक्टिविटी ड्यू टू Impurity. डिफेक्ट्स प्रेजेंट। इसको नोट कर लो यार। देखो सेकंड टाइप का बॉन्ड क्या आएगा? कोवेलेंट बॉन्ड। मान लो A और B है। अब ऐसा है कि दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड बनने वाला नहीं है, यानी कि दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा नहीं है। ऐसा नहीं कि एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऐसा नहीं है कि आयनेशन एनर्जी एक की कम है, दूसरे की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज्यादा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है जो आयनिक बॉन्ड के लिए होना चाहिए। ठीक है, सपोज ये आगे जो दो लड़के बैठे हैं, एक के पास 5 स्टार है और एक के पास डेयरी मिल्क है। ठीक है, डेयरी मिल्क का चाहता है कि उसको 5 स्टार मिल जाए और 5 स्टार चाहता है कि उसको डेयरी मिल्क मिल जाए।